हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इंटरनेशनल बिजनेस फॉर नेट जेआरएफ, सेट, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम और एमफिल एंट्रेंस एग्जाम। इन सब के लिए इंटरनेशनल बिजनेस के एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। इंटरनेशनल बिजनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और साथ ही साथ बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए इन सब में भी इंटरनेशनल बिजनेस कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होता ही है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एड इंडिया, जिसमें हम वीडियोस अपलोड करते हैं रिगार्डिंग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट and especially for those who are preparing for NET JRF, SET, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम और MPhil एंट्रेंस एग्ज़ाम। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कंटेंट बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मिल रहा है। और बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो आपको टाइमली मिल जाए। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है एड इंडिया फॉर नेट जेआरएफ, जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि हमारे जो भी वीडियो के लिंक्स होते हैं और हम डेली बेसिस पे क्विजेस भी लेके आते हैं पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, तो आपको जो है सारे क्विजेस की लिंक, वीडियो की लिंक जैसे ही हमारा वीडियो प्रीमियर होता है आपको मिल जाएगी आफ्टर ज्वाइनिंग दिस टेलीग्राम चैनल एड इंडिया फॉर नेट जेआरएफ। साथ ही साथ मैंने बहुत सी जो है लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है प्लेलिस्ट की। बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस में करीबन आई थिंक मैंने 13 to 14 वीडियोस बनाई हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लग रहे थे। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बिजनेस, ना जाने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताए हैं। आप उसको भी देखिए, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, जिसमें मैं आपको रिसर्च एंड पीएचडी की कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। कैसे रिसर्च पेपर लिखते हैं, कैसे आप रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हो, पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, रिसर्च वर्कशॉप जहाँ पे भी हो रही है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस में दे देता हूँ, तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसका टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और वेबसाइट जहाँ पे क्विजेज आते हैं वो भी नीचे दी है, researchphd.in। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं जो आपने पढ़ाई की है मेरी वीडियो से वो कितनी फ्रूटफुल साबित हुई है। फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। द कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शंस ओनली। Statement 2, the current account includes all transactions which give rise to or use up national income. करंट कैपिटल अकाउंट के ऊपर भी बहुत ही सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट की, उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है। डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, वाई? क्या कैपिटल ट्रांजेक्शन्स आप लिखते हो? क्या आप इसमें विड्रॉवल एंड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं लिखते? ओनली वर्ड इज रॉन्ग। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन्स आप करते हो, दैट इज रॉन्ग। हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जो भी विड्रॉवल एंड डिपॉजिट करते हैं उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, द करंट अकाउंट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शन्स विच गिव राइज टू और यूज ऑफ नेशनल इनकम, बिल्कुल सही है ना। हम करंट अकाउंट में विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड को रिकॉर्ड करते हैं, साथ ही साथ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी नेशनल इनकम जो है राइज होती है और हम इस नेशनल इनकम से ही जो है गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड करते हैं, इसलिए सेकेंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री इज डन व्हेन। डीवैल्यूएशन कब होता है? ये तो मैंने एक एमसीक्यू इसका उल्टा मैंने आप लोगों को करवाया था बीओपी वाले वीडियो में। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कब होता है? जब एडवर्स बीओपी होते हैं या जब फेवरेबल बीओपी होता है, या बोथ, या नीदर 1 and 2। पहले डिवैल्यूएशन पता चल जाना चाहिए आपको। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। इज इट क्लियर? हमारी करेंसी की जो वैल्यू है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है? वो रिड्यूस हो जाती है जब हम कंपेयर करते हैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के साथ। जिससे क्या होता है? जिससे इट मेक्स द
एक्सपोर्ट्स चीपर इन फॉरेन मार्केट एंड इम्पोर्ट्स हायर इन डोमेस्टिक मार्केट। ये एक्सपोर्ट्स को सस्ता कर देता है और साथ ही साथ जो है इम्पोर्ट्स जो है वो महंगे हो जाते हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट में। तो ओनली वन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिवैल्यूएशन लेके आता है, बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उस केस में, आप बताइए। जब एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो हमारे पास जो है कम पैसा आएगा, जब कम पैसा आएगा तो देयर इज़ चांसेस ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे तब भी तो सेम चीज़ होने वाली है, दैट इज़ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा इम्पोर्ट्स में और हमारे पास पैसा कम आएगा बिकॉज एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम हो गई। तो ऑप्शन ए मतलब फर्स्ट पॉइंट दैट इज ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यूनिलेटरल पेमेंट्स, ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट। ये ABCD ऐसा है, यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है ना, देख लीजिएगा सीक्वेंस है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट मतलब सिंपल समझ में आ रहा है, विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा आपका, ऑफिशियल कैपिटल दिख ही रहा है वो, तो ये हो जाएगा आपका ऑफिशियल कैपिटल। यूनिलेटरल पेमेंट्स, यूनिलेटरल पेमेंट्स मतलब क्या होता है कि दूसरी कंट्री हमें जो है कुछ डोनेशन दे रही है, ऐसा कुछ, या हम दूसरी कंट्री में दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, रिपेरेशन। रिपेरेशन मतलब कुछ लॉस वगैरह होता है, कुछ हार्म होता है, जैसे कि दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज़ है हमारी जो है कंट्री में, बिकॉज सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो रही है, प्लाज्मा की शॉर्टेज हो रही है ना, और इन सब चीज़ों के लिए डोनेशंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री में लॉस हुआ है ड्यू टू कोविड-19। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ रिपेरेशन, यूनिलेटरल पेमेंट्स का रिपेरेशन हुआ। एंड लास्ट इज ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट, जिसका सीधा जो मतलब है दैट इज रिजर्व्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज बैलेंस ऑफ पेमेंट, वैसे तो ज़्यादातर लोग जो है ये समझते हैं करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, पर कई बार अगर ऐसा आ जाए कंफ्यूज करने के लिए करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट, तो उसको गलत नहीं करके आना है। कभी कभार आप जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, है ना, वो कई बार क्या करते हो आप जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट पे हम लिख देते हैं, इसीलिए करंट प्लस कैपिटल प्लस ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट अगर कहीं दिया हुआ है तो इट इज़ इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये नॉलेजेबल चीज़ें भी मैं बीच बीच में आपको बताता जा रहा हूँ। सी आंसर है, आप देख सकते हैं। विच वन इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI पे भी एक कंप्लीट वीडियो बनी है 15 मिनट की, उसको देख लीजिएगा। इसमें से FDI कौन सा नहीं है, सीधे समझ, जिसने मेरी वीडियो अच्छे से देखी है वो एक चीज़ देख करके इसका आंसर बोल देगा कि ये FDI नहीं है, ये FPI है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उसमें से क्या है आंसर उसका, जिन्होंने वीडियो देखी बहुत इजी तरीके से बताया हुआ है मैंने। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स आ गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स इन फॉरेन कंट्री, जी हाँ। न्यू इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स, बिल्कुल सही। एंड ट्रांसफर ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ असेट्स, बिल्कुल सही, टेंजिबल की यहाँ बात हो रही है, राइट। और ये सारे के सारे FDI हैं एक्सेप्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। आपको जानना है FPI क्या होता है, तो मैंने कल एक वीडियो डाली थी डिफरेंस की, उससे पहले एक वीडियो डाली है मैंने FDI की, तो उसको देख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करस्पॉन्ड टू द मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर कंट्रीज ऑफ सार्क। सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सब पता होना चाहिए आपको, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, मैंने बताई भी है प्रीवियस क्लास में, एक और ट्रिक बताने वाला हूं मैं आपको। आपको बताना है फर्स्ट मेंबर देन ऑब्जर्वर। इसमें मेंबर कौन सी हुई, मेंबर है 1 और ऑब्जर्वर कौन सी हुई 2, ठीक है। इसका मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये जो 8
8 जो आपकी मेंबर कंट्रीज है इनकी मैंने ट्रिक बताई थी, दैट इज मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, सिम्बा ने पीएनबी साफ कर दिया। ये मेंबर की ट्रिक है। इसमें आपको कैसे दिख रहा है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो सारी की सारी मेंबर कंट्रीज हैं सार्क की। ज़्यादातर ये पूछा जाता है मेंबर कंट्रीज, इसलिए ट्रिक बना दी मैंने। और ये हो गया आपकी ऑब्जर्वर कंट्रीज, दैट इज ईरान, चाइना, जापान, यूएसए, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान एंड नेपाल। 1 and 2. The balance of payment presents a classified record of all receipt on account of goods exported, services rendered, and capital received by resident, and payment made by them on account of goods imported and services received from capital transferred to non-resident or foreigners. ये assertion है, इसका reason है the balance of payment of a country is systematic record of all economic transactions between the resident of a country and the rest of the world. आपको बताना है कि ये सही है या नहीं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, असर्शन रीज़न सही है, आपको बताना है मुझे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों एक तरीके से डेफिनेशन है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, अलग अलग तरीके से लिखी हुई हैं। इज इट क्लियर? तो ये पढ़ सकते हैं आप, दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दी असर्शन। इज इट क्लियर? तो ये कैसे आपको पता चलता है? बच्चे कई बार पूछते हैं सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये ए और बी में, नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन। आप यहाँ देखा करो, रीज़न को देखा करो, क्या ये रीज़न असर्शन को जस्टिफाई कर पा रहा है? क्या रीज़न असर्शन से रिलेटेड है? इस माइंडसेट से आप देखो, बिल्कुल रिलेटेड है। ये थोड़ा सा लॉन्ग तरीके से लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, राइट? तो असर्शंस एंड रीजंस इस तरीके से आपको जो है देखने चाहिए और फिर आंसर देना चाहिए कि क्या जो रीज़न है वो जस्टिफाई कर पा रहा है असर्शन को। अगर कर पा रहा है तो सही है, अगर कुछ और रीज़न की बात हो रही है, असर्शन की कुछ और बात हो रही है, पर टॉपिक एक ही है, तो वो हो गया आपका बी हो जाएगा। और अगर पूरा ही गलत है तो रीज़न गलत हो जाएगा, या जो भी गलत होगा वो गलत हो जाएगा। बाकी तरीका यही होना चाहिए, रीज़न पहले देखो और देखो क्या वो जस्टिफाई कर पा रहा है असर्शन को, फिर ही आंसर दो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट? इसमें से कौन सा करंट अकाउंट में इंक्लूड होता है? करंट अकाउंट में क्या क्या आता है मैंने बताया, विजिबल इनविजिबल ट्रेड, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। वन टू थ्री तीनों के तीनों जो हैं ये करंट अकाउंट के अंदर आएंगे। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अब्रोड विजिबल, सेल ऑफ सर्विसेज इनविजिबल, वर्कर्स रेमिटांसेस फ्रॉम अब्रोड, वर्कर ने सर्विसेज दी है, उसका पैसा मिला है अब्रॉड से, सर्विसेज आएंगी, ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कैपिटल भी नहीं आएगा, ये भी करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है। और सेल ऑफ कॉपीराइट टू फॉरनर्स, ये भी इस पर नहीं आएगा। ये भी किसका पार्ट है? ये भी जो है ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये करंट अकाउंट के पार्ट हैं। चलिए, असर्शन इज द फॉल इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड। जब आप एक्सपेंडिचर और डिमांड को जब गिरा देते हो, मैं हिंदी में बता देता हूँ, इकॉनमी में, तो इससे इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। जैसे ही आपने जो है डिमांड गिरा दी इंपोर्टेड गुड्स की और एक्सपेंडिचर कम कर दिया, तो उस केस में जो है इंपोर्ट्स पे जो हम डिपेंडेंट होते हैं वो कम हो जाता है, बिकॉज डिमांड कम हो गई तो जो बाहर हम पेमेंट कर रहे हैं वो भी कम हो जाएगा, है ना। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इसका रीजनिंग क्या है? द इंपॉर्टेंट वे टू रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड देयर बाय रिड्यूस डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज टू अडॉप्ट मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज एम एट रिड्यूसिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट वे ये भी इसी की बात कर रहा है कि इंपोर्ट्स को आपको जो रिड्यूस करना है, इसके लिए आपको जो है इंपोर्ट रिड्यूस करोगे तो डेफिसिट आपकी रिड्यूस हो जाएगी, और इसके लिए आपको मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिससे आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हो जाए। ऊपर भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, नीचे भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, इसलिए ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैंने समझा ही दिया, है ना, कि आप
अपने डिमांड कम करो तो एक्सपेंडिचर कम होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा आपका तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे, जिससे आपका जो है डेफिसिट भी कम हो जाएगा। होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, इतने सारे आंसर्स मैंने बताया, अब आपकी भी कोई ड्यूटी बनती है कि आप मुझे इसका आंसर बताइए, है ना। सपोज इसमें इसको मैं 9th नंबर दे देता हूँ, या आप लिख दीजिएगा करेक्ट आंसर, समझ जाऊंगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, और आपको बताना है मैच द फॉलोइंग कि कौन सा ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है किस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुप का। ठीक है, तो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाते रहें। आपकी नॉलेज बढ़ाना, आपको नेट जेआरएफ दिलवाना हमारा पूरा रोल रहेगा इसमें एड इंडिया का, और हम कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और क्विजेस भी लेके आ रहे हैं। तो गिव इट अ लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, उनकी नॉलेज इंक्रीज हो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।